नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारी पॉलिटिकल साइंस की नेक्स्ट वीडियो में हमारे संविधान की विशेषताओं के बारे में विचार विमर्श करेंगे। आज हमारे संविधान की विशेषताओं का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने संविधान की 12 विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज आपके लास्ट अंतिम विशेषता है, जिससे हमारा विशेषता वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, नेक्स्ट विशेषता आपके एकल नागरिकता है। विशेषता आपके है एकल नागरिकता। ये नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। एकल नागरिकता का मतलब होता है एक ही नागरिकता प्राप्त होना। हमारे देश के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर नागरिकों के पास में दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, क्योंकि एक तो संघ सरकार की नागरिकता है, एक राज्य सरकार की नागरिकता है। तो 2 नागरिकता होनी चाहिए। लेकिन हमारे संविधान के अंदर ये विचार किया गया है कि दोहरी नागरिकता अगर होगी तो भारत के अंदर जो एकता है वो बाधित हो जाएगी। जब एकता खंडित हो जाएगी तो फिर वो देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इसका विकास करने के लिए नागरिकता पूरे देश में एक ही होनी चाहिए। दोहरी नागरिकता से आपस में काफ़ी भेदभाव चलता है। इसीलिए हमारे संविधान ने विचार करके हमारे देश में ओनली एकल नागरिकता का प्रावधान ही किया है। तो उसको अपन एकल नागरिकता के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपका आ जाएगा आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था। आपातकालीन व्यवस्था, तो प्यारे दोस्तों, आपातकालीन व्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा। जब भी आपने केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के बारे में जो भी टॉपिक अगर पढ़ा है छोटे क्लास के अंदर, तो आपको राष्ट्रपति की जो संकटकालीन आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ जरूर पड़ी होगी। उसके अंदर ही आपका आपातकालीन उपबंध आता है। तो हमारे संविधान के अंदर संविधान का जो भाग 18 है, उस भाग 18 के अंदर आपातकाल का उल्लेख किया गया है। आपातकालीन शक्तियों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो आपका अनुच्छेद 352, एक 356 और एक 360। 352 है वो आपके बाहरी आक्रमण और शस्त्र से माना जाता है। 356 के अंदर संवेदना मिलती है और 360 में वित्तीय कट की स्थिति उत्पन्न होने पर ये आपातकाल 360 लगाया जाता है। तो ये आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की है, 352, 56 और 60 आर्टिकल। और इन आर्टिकल के अंदर ये अलग अलग आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। आपातकाल के अंदर शासन की जो संपूर्ण शक्ति होती है वो आपके राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है और उस समय राष्ट्रपति सभी प्रकार के कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो इसके अंदर देखिए, आपने हमारे संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जरूर पढ़ा, जो आपके आयरलैंड से लिए हुए हैं। और इन नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आपको लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख मिलता है। तो नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्यों का उल्लेख जरूर मिलता है। हमारे देश के अंदर चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनका एक ही उद्देश्य है कि नागरिकों को अच्छा भोजन प्रदान करें, आवास की अच्छी व्यवस्था करें, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए, ताकि प्रत्येक नागरिक अपना विकास अच्छे ढंग से कर सके। और नागरिकों का अच्छा विकास होगा तो ही देश का विकास आगे बढ़ेगा। नागरिकों का जो जीवन स्तर है उसको ऊपर की ओर उठाया जाए, यानी आगे बढ़ाया जाए, और नियोजन की पद्धति को अपनाया जाए। किसी भी क्षेत्र का विकास करना है तो विकास करने से पहले प्लान जरूर बनाना चाहिए, नियोजन करना चाहिए, ताकि कोई भी विकास हो वो अच्छा हो, सफल हो, समय पर हो। तो यही आपका है लोक कल्याणकारी राज्य। अगली जो विशेषताएं वो आपके हैं विश्व शांति का समर्थन करना। विश्व शांति का समर्थन करना यानी विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद जो 51 है और 51 में यही जानकारी मिलती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखें। आज भी भारत यही है, आज भी भारत विभिन्न देशों के साथ में शांति व्यवस्था बनाए रखता है।
उदाहरण के लिए अगर भारत और पाकिस्तान की अगर अपन बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान तो काफ़ी बार भारत के विरुद्ध युद्ध करने की चाहत रखता है, परंतु भारत यही चाहता है कि ज़्यादा विवाद न हो, युद्ध की स्थिति उत्पन्न न हो, शांति से ही काम सुलझाया जाए तो अच्छा है। तो भारत का टारगेट शुरू में यही रहा है कि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखे, शांति व्यवस्था से ही देश का अच्छा विकास होता है। युद्ध करने से दोनों देशों की स्थिति हो जाती है, काफ़ी नुकसान होता है। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखिए, हाँ थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट विशेषता आप देखिए, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की व्यवस्था करना। अल्पसंख्यक जिसमें आपके SC ST हैं, OBC हैं, इन सब के कल्याण से संबंधित कार्य का उल्लेख मिलता है कि इन व्यक्तियों का, इन लोगों का, इन समूहों का कल्याण कैसे हो। तो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल आप ये मैं थोड़े से याद रखना, 330 और 332, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 132 ये दो अच्छे ढंग से याद कर लेना। 330 और 330 के अंदर ये कहा गया है, जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उस समय SC और ST वर्ग की जो लोग हैं उनको आरक्षण की अच्छी व्यवस्था दी हुई है। आर्टिकल 330 और 332 के अंदर ये कहा गया है कि जब भी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उस समय इन लोगों को आरक्षण दिया जाए। किन लोगों को दिया जाए? SC और ST वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाए। पहले हमारे संविधान में 1960 तक इसको निश्चित किया गया था कि ये व्यवस्था 1960 तक रहेगी, परंतु बाद में 95वें संविधान संशोधन जब 2010 के अंदर हुआ था, इस संविधान संशोधन में ये आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 2020 तक बढ़ा दी गई है। अब वर्तमान में और भी इसमें संशोधन हो सकता है। आर्टिकल 335 के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि SC ST वर्ग के जितने भी लोग हैं उन्हें सरकारी सेवा के अंदर भी आरक्षण दिया जाए। तो आज आपको पता ही है SC ST वर्ग के लोगों को सरकारी सेवा में आरक्षण मिलता है। 1993 के अंदर अगर बात करें तो OBC वर्ग को भी 27% आरक्षण दिया हुआ है। तो OBC वर्ग के काफ़ी बच्चे जिन्हें पता ही नहीं कि हमें कितना आरक्षण मिलता है, तो ये चीज़ याद कर लीजिए। 1993 के अंदर हमारी यह व्यवस्था हुई थी कि OBC वर्ग के जो कोटा होता है उनको भी सरकारी सेवा के अंदर 27% आरक्षण मिलना चाहिए और आज मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, ये 17वीं आपकी विशेषता थी। आगे आप देखिए 18वीं विशेषता, और इसका नाम है एकात्मक या संघात्मक तत्वों का संयोग। एकात्मक और संघात्मक तत्वों का संयोग। तो प्यारे दोस्तों, भारत एक संघात्मक राज्य है क्योंकि यहाँ पर संसद को सर्वोच्च माना जाता है। आर्टिकल 1 में भी यही कहा गया है कि भारत को राज्यों का संघ माना गया। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को मिलने से ही, राज्यों के संयोग से ही भारत का निर्माण होता है। तो आर्टिकल 1 के अंदर जब ये चीज़ बताई गई है तब उस समय एकात्मक और संघात्मक तत्वों को मिलाकर एक कर दिया गया है। हमारे संविधान में संघ की जगह यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। यूनियन ऑफ स्टेट यानी सभी राज्यों को मिलाकर एक ही सरकार या शासन व्यवस्था का गठन करना, तो होता है संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है ना, जहाँ एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण, दोनों का संयोग देखने को मिलता है। क्योंकि एकात्मक में एक व्यक्ति का शासन होता है, संघात्मक में एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। हर क्षेत्र में अलग अलग सरकारें होती है और सारी सरकारें मिलकर के शासन संभालती हैं, तो वो आपका संघात्मक शासन व्यवस्था हो गया। फिर देखिए कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। हमारे संविधान की जो शासन व्यवस्था है वो कठोर और लचीले दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो कठोरता का जो उल्लेख है हमारे संविधान में, जो शासन व्यवस्था है वो कठोर शासन व्यवस्था हमें अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है। USA अमेरिका के अंदर जो शासन व्यवस्था है बिल्कुल कठोर है, और ब्रिटेन में जो शासन व्यवस्था है बिल्कुल लचीली है। जब चाहे संविधान के मूल तत्वों में बदलाव कर देते हैं तो वो लचीली हो गई। लचीली का मतलब संविधान के मूल तत्वों में बार बार बदलाव हो रहे हैं, उसे अपन लचीली शासन व्यवस्था कहते हैं। और कठोरता वो होती है जिसमें कभी संशोधन नहीं होता, एक बार लिख दिया तो लिख दिया, वो फाइनल है, वो हो गई कठोरता। लेकिन हमारे देश के अंदर इन दोनों का मिश्रण है, कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर कैसे है कि हमारे संविधान के अंदर जो मूल तत्व में जो चीज़ लिखी हुई है वो बिल्कुल लिखी हुई है, फैक्ट है, उनका प्रयोग
करते हैं और वो मान्य भी हैं, परंतु अगर कुछ ऐसे नियम आ जाए जिससे हमारे व्यक्तियों के मौलिक अधिकार या लोक कल्याणकारी राज्य के नियमों का खंडन हो रहा है, तो उस समय सरकार चाहे तो उन मूल्यों में, उन तत्वों में थोड़ा फेरबदल भी कर सकती है, जिससे देश का विकास हो। तो आर्टिकल 308 आपको आर्टिकल 368 368 के अंदर संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख मिलता है कि हमारे संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है अगर ज़रूरत हो तो। ऐसा नहीं है कि संशोधन होगा नहीं, जब संशोधन होगा नहीं तो वो कठोरता की श्रेणी में आ जाता है, और जब बार बार संशोधन होता है, हमेशा होता रहता है, वो लचीलेपन में आ जाता है। लेकिन जिस समय ज़रूरत हो कभी इसका संशोधन किया जाए तो अधिक बेनिफिट मिलेगा, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, हमारे संविधान के अंदर है। डॉक्टर वीर ने भी कहा था कि भारत संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीलेपन के मध्य एक संतुलन है, ठीक है ना। लचीलेपन और कठोरता के बीच का जो संतुलन है वो हमारे संविधान के अंदर देखने को मिलता है। और सबसे जो लास्ट में विशेषता है वो है विलक्षण दस्तावेज। दस्तावेज और विलक्षण दस्तावेज यानी हमारे देश के संविधान के अंदर बहुत ऐसे तथ्य हैं जो दूसरे देशों से लिए गए हैं। काफ़ी दस्तावेज हमारे देश में ऐसे हैं जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, सारी चीज़ें हमने दूसरे देशों से अपनाई है। जैसे मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से लिए गए, संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है ना, प्रस्तावना की भाषा है, ठीक है ना, शक्तियों का विभाजन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने दूसरे देशों से अपनाया है। तो ये विलक्षण दस्तावेज हैं, अलग अलग लक्षण हैं, विभिन्न देशों के संविधान से कुछ ना कुछ तथ्य प्राप्त करके हमने हमारे संविधान का निर्माण किया है। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे संविधान की विशेषताओं का टॉपिक बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रस्तावना के बारे में विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक के अंदर प्रस्तावना एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, और प्रस्तावना का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।